हेलो दोस्तों, उर्जित एकेडमी में आपका एक बार पुनः स्वागत है। आज हम बात करेंगे उच्चतम न्यायालय की शक्ति एवं क्षेत्राधिकार पार्ट 2 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इसके तहत हम देखेंगे कि अपीली क्षेत्राधिकार क्या होता है तथा अभिलेख न्यायालय क्या होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। उच्चतम न्यायालय की जो सीरीज़ चल रही है, इसमें जो उच्चतम न्यायालय की शक्ति एवं क्षेत्राधिकार है, इसका ये दूसरा वीडियो है। और कम से कम 6 से 7 शक्तियाँ, जो महत्वपूर्ण शक्तियाँ हैं उच्चतम न्यायालय की, उन सभी पे जो है हम क्रम वाइज चर्चा कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे अपीली क्षेत्राधिकार एवं अभिलेख न्यायालय की। दोस्तों, अभी तक जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे मेरे द्वारा बनाए जा रहे वीडियो का अपडेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। दोस्तों, निरंतर वीडियो बनाए जा रहे हैं, हर एक टॉपिक पे वीडियो बनाए जा रहे हैं, तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को पसंद आ रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अपीली क्षेत्राधिकार के बारे में। ठीक है, अपीली क्षेत्राधिकार के तो क्या होता है अपीली क्षेत्राधिकार। अपीली क्षेत्राधिकार जो बेसिकली हम बात करें तो जो निचली जो अदालतें होती हैं, ठीक है, उनके जो निर्णय होते हैं उसके विरुद्ध जब हम हायर जो उसकी ऊपरी जो कोर्ट होती है या अदालतें होती हैं, ठीक है, तो उस पर जो है क्या करना, उस पर अपील करना ही अपीली क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। यानी अगर हम इसमें बात करें परिभाषा की, वो सभी मुकदमे जो सर्वोच्च न्यायालय के सम्मुख निचली अदालतें कौन सी होती हैं, जैसे उच्च न्यायालय हो गई, ठीक है। उच्च न्यायालय के बाद क्या आता है, सर्वोच्च न्यायालय आता है, ठीक है। अब हम उच्च न्यायालय के नीचे क्या है, जिला अदालतें होती हैं। तो ये ऐसा एक हायरार्की बनी हुई है, ठीक है। तो इस हायरार्की के तहत मतलब यहाँ पे देखा जाए तो हाई कोर्ट है, फिर यहाँ पर क्या है, सुप्रीम कोर्ट है। तो इसके नीचे जो है जिला जो अदालतें होती हैं, डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, तो वो कोर्टें आती हैं। तो इसमें जो है हर स्तर पे जो है एक हायरार्की बनी हुई है। उसी हायरार्की के तहत हम बात कर रहे हैं, ये एक हायरार्की बनी होती है, ठीक है। तो एक ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर जिला अदालतें आएंगी। तो इसमें क्या है कि अपीली क्षेत्राधिकार के अंतर्गत क्या है कि जो निचली अदालतें हैं उनके जो निर्णय हैं उसके विरुद्ध अपील कहाँ करना, ऊपर अपील करना, ठीक है। यानी अगर जिला अदालतें हैं तो उसमें हाई कोर्ट में अपील करना, हाई कोर्ट है तो सुप्रीम कोर्ट में अपील करना, यही क्या होता है, एक अपीली क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। अब ये 3 तरह के होते हैं, ठीक है। कितने तरह के, संवैधानिक होते हैं और फौजदारी है और दीवानी, इस तरह के 3 तरह के मामले होते हैं जिनमें जो है अपीलें की जा सकती हैं। जैसे कि हम नाम से समझ में आ रहा है संविधानिक, तो संविधानिक कैसा, जो संविधान से ऐसे कुछ तथ्य होते हैं या ऐसी चीज़ें होती हैं जो संविधान के तहत ही सुलझाई जाती हैं, संविधान की होती हैं, और उसको उच्चतम न्यायालय के सम्मुख रखना होता है, तो वो संविधानिक सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत कैसे, जैसे मान लीजिए कुछ ऐसे नियम हैं जो संविधान में वर्णित है और उसकी सही परिभाषा उच्चतम न्यायालय में जिसने भी अपील की होगी वो सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो उसके विरुद्ध कहाँ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। फौजदारी, इसके अंतर्गत जो भी लड़ाई झगड़े मारपीट ये चीज़ें होती हैं, सब सारी चीज़ें फौजदारी के अंतर्गत आती हैं। और दीवानी मामले जो जो सामाजिक भी होती हैं या छोटे मोटे जो चुटर पुटर जो समाज तौर पे चीज़ें होती हैं, वो जो है दीवानी के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों, ये है अपीली क्षेत्राधिकार, ठीक है। अब मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को डेफिनेशन, अगर आपको अपीली क्षेत्राधिकार का मतलब समझ में आ गया तो आप ये पूरा आसानी से इसको लिख पाएंगे। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि 2 से 3 नंबर जो मार्क्स होते हैं उसमें लिखने के लिए आता है कि आप अपीली क्षेत्र सर्वोच्च न्यायालय के अपीली क्षेत्राधिकार को बताइए या अभिलेख न्यायालय को बताइए। तो इस तरह के प्रश्न आते हैं, तो ये आपको पता होना जरूरी है। अब हम क्रम वाइज हम देखते हैं, संवैधानिक, फौजदारी और दीवानी मामले, इन सभी को जो है क्रम वाइज हम देखते हैं। तो सबसे पहला है संवैधानिक मामले। संवैधानिक मामले क्या होते हैं कि संवैधानिक मामलों में जो सर्वोच्च न्यायालय है, जिसे उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट ये भी कहा जाता है, ठीक है। तो जो संवैधानिक मामलों में सर्वोच्च न्यायालय किसी राज्य के, मान लीजिए किसी भी राज्य के उच्च न्यायालय की अपील तब सुनता है जब उसको ये लगता है कि ये मामला, ठीक है, एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो संवैधानिक मामले होते हैं, तो सर्वोच्च न्यायालय क्या करता है, किसी राज्य के उच्च न्यायालय की अपील कब सुनता है, जब राज्य उच्च न्यायालय ये कहता है कि ये मामला जो है विशेष संवैधानिक वैधानिक विषय है जिसकी व्याख्या केवल सर्वोच्च न्यायालय ही कर सकता है या वहीं पर हो सकती है, तब ये मामला कहाँ जाता है, उच्च न्यायालय में जाता है और संवैधानिक मामलों के अंतर्गत ये आता है, ठीक है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि ऐसा कोई संविधान का मसला आया है किसके पास, उच्चतम न्यायालय के पास। अब उच्चतम न्यायालय को लगता है कि उच्चतम न्यायालय के पास गया है, अब उच्च न्यायालय को लगता है कि जो इसकी व्याख्या है सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से ही हो सकती है या की जानी चाहिए, तो फिर ये मामला कहाँ जाता है, उच्चतम न्यायालय में जाता है, ठीक है। अब अगला है फौजदारी मामले, ठीक है। तो फौजदारी मामले के अंतर्गत क्या आता है कि उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय के आपराधिक मामलों के फैसलों के खिलाफ सुनवाई करता है,
ठीक है। मान लीजिए कुछ ऐसे मसले हैं जो उच्च न्यायालय में आए हुए हैं और उनसे जो है सेटिस्फाई नहीं है जो अपील करता है, तो कहाँ जाएगा? उच्च न्यायालय में जाएगा। पर उसमें कुछ कंडीशंस है, ठीक है। तो वो कंडीशन, 3 कंडीशन है, उसी पे जो है हम चर्चा करेंगे। तो मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ कि उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय के आपराधिक मामलों के फैसलों के खिलाफ सुनवाई करता है, ठीक है। लेकिन यदि उच्च न्यायालय ने, अब उच्च न्यायालय ने अब सुनवाई क्यों करेगा और कैसे करेगा, पर उसके लिए 3 कंडीशन है। अगर ये कंडीशन फुलफिल होगी तो ही सर्वोच्च न्यायालय उसकी सुनवाई करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। पहली है आरोपी व्यक्ति, अब यदि उच्च न्यायालय ने, ठीक है ध्यान रखिएगा, यदि उच्च न्यायालय ने आरोपी व्यक्ति को दोष मुक्त आदेश को पलट दिया है, ठीक है, यानी जो निचली अदालत से, ध्यान से समझिएगा, जो निचली अदालत है, निचली अदालत पे हाई कोर्ट, निचली अदालत ने ये कहा कि ये व्यक्ति दोष मुक्त है, उसको बरी कर दिया जाए, पर वो सामने वाला व्यक्ति जो है वो उसने उसको सेटिस्फाई नहीं हुआ और वो उच्च न्यायालय चला गया। तो उच्च न्यायालय ने क्या कर दिया, जो उसको दोष मुक्त कर दिया था उसके जो निर्णय को पलट कर क्या कर दिया, उसको सजाए मौत दे दी। अब जब सजाए मौत दे दी तो क्या होगा, जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति को सजाए मौत दे दी गई है तो कहाँ जाएगा? उच्च न्यायालय में जाएगा। यानी जिला अदालत ने क्या किया, उसको बरी कर दिया। अब वो बंदा जिसने जो बरी हो गया, तो उसका जो अपोजिट व्यक्ति है वो कहाँ जाएगा? उच्च न्यायालय जाएगा। तो उच्च न्यायालय ने क्या कर दिया, उसके आदेश को पलट कर क्या किया, उसको सजाए मौत दे दी। तो जिसको सजाए मौत दी तो कहाँ जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय में जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए ABC है, ठीक है, ABC, ध्यान रखिएगा, A और B का मुकदमा चल रहा है। तो A ने क्या किया, A को क्या किया, उसने आदेश जो है A को फ्री कर दिया, पर B क्या सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो B कहाँ चला गया? हाई कोर्ट में चला गया, और हाई कोर्ट में फैसला आ गया, ठीक है। तो हाई कोर्ट में क्या फैसला आया, जो ए था जिसको बरी कर दिया था उसको बरी ना करके हाई कोर्ट ने क्या, उसको सजाए मौत दे दी। तो जो ए है तो कहाँ जाएगा? उच्च न्यायालय में जाएगा, जो कि ये ए नंबर जो ए है उसको कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। सेकेंड जो है, किसी अधीनस्थ न्यायालय से मामला लेकर आरोपी, किसी अधीनस्थ न्यायालय से मामला लेकर आरोपी व्यक्ति को दोष सिद्ध किया हो और उसे सजाए मौत दे दी गई हो। इसका मतलब क्या है कि कोई अधीनस्थ न्यायालय है से मामला लेकर आरोपी व्यक्ति को दोष सिद्ध कर दिया गया हो, ठीक है, कोई मामला है उसने अपने पास ले लिया है और उसको दोष सिद्ध करके सजाए मौत दे दी गई हो, तो भी जो क्या होगा, वो उच्च न्यायालय में जा सकता है। और तीसरा मसला यह है कि यह प्रमाणित करे कि संबंधित मामला उच्चतम न्यायालय में ले जाने के योग्य है, यानी या उच्च न्यायालय ये कहे कि जो मामला है ये हमारे पास सॉल्व नहीं होगा, इसको आप उच्च न्यायालय में जाने योग्य है, ठीक है, तो कहाँ जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय में जाएगा। ये 3 कंडीशन अगर फुलफिल होती है फौजदारी मामले के अंतर्गत, तो ये सारा मामला कहाँ जाएगा? उच्च न्यायालय में जाएगा। यानी मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ कि क्या होगा कि उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय के आपराधिक मामलों के फैसलों के खिलाफ सुनवाई कब करता है? यदि उच्च न्यायालय ने 3 कंडीशन को अगर उसको फॉलो किया हो। पहला कंडीशन ये है कि अगर आरोपी जो भी निचली अदालत से व्यक्ति आया है उसको दोष, जो कि दोष मुक्त था, पर उच्च न्यायालय ने उसे दोष मुक्त ना करके बल्कि सजाए मौत दे दी, तो बंदा जिसको मौत दे दी कहाँ जाएगा? उच्च न्यायालय में, सॉरी सर्वोच्च न्यायालय में जाएगा। सेकंड कंडीशन क्या कहती है? सेकंड कंडीशन ये कहती है किसी अधीनस्थ न्यायालय से मामला लेकर आरोपी व्यक्ति को दोष सिद्ध किया गया हो, ठीक है, और उसको सजाए मौत दे दी गई है, तो भी कहाँ जाएगा? उच्च न्यायालय में जाएगा। और तीसरा है, यदि उच्च न्यायालय को लगता है कि ये मामला जो है उच्चतम न्यायालय में जाना चाहिए, वहाँ वाद योग्य है या वहाँ ले जाने योग्य है, तो कहाँ जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय में जाएगा, ठीक है। ये 3 कंडीशन आती है। इसके बाद तीसरा क्या है? दीवानी मामले। दीवानी मामलों में उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील 3 अवस्थाओं में की जा सकती है, ठीक है। इन अवस्थाएं, 3 अवस्थाएं जो है आपके सामने हैं, इन तीनों कंडीशन में जो है की जा सकती है। किसके? दीवानी मामलों में। यदि उच्चतम न्यायालय यह प्रमाणित करे, यदि उच्चतम न्यायालय की बात हो रही है, यदि उच्चतम न्यायालय यह कह दे कि विवाद का मूल्य 20,000 से कम नहीं है, यानी ज़्यादा है, तो कहाँ जाएंगे? सर्वोच्च न्यायालय में जाएंगे। मामला अपील के योग्य है, यानी जो जिस मामले में सुनवाई हो रही है उच्च न्यायालय में, तो उच्च न्यायालय बोल दे कि मामला सुप्रीम कोर्ट जाने लायक है, योग्य है, अपील करने योग्य है, तो चला जाएगा, ठीक है। तीसरा क्या है? यदि उच्च न्यायालय स्वयं भी फौजी अदालतों को छोड़कर, ठीक है, यहाँ फौजी जो जो फौजी होती हैं, आर्मी होती है, उनका छोड़कर अन्य किसी न्यायालय के विरुद्ध अपील करने की विशेष अनुमति कर देता है, ठीक है, उच्च न्यायालय, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ कि दीवानी मामले में क्या होता है कि दीवानी मामलों में उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में 3 अवस्थाओं में जा सकते हैं दीवानी मामलों में। पहली, यदि उच्च न्यायालय ये कहते हैं कि 20,000 रुपये से कम नहीं है, यानी ज़्यादा है, तो कहाँ जा लेंगे? आएंगे उच्चतम न्यायालय में। यदि उच्च न्यायालय ये कहते हैं कि ये उच्च न्यायालय जाने योग्य है, तो कहाँ चले जाएंगे? सर्वोच्च न्यायालय में चले जाएंगे। यदि उच्च न्यायालय आर्मी की अदालत को छोड़कर ये कह दे कि ये न्यायालय के विरुद्ध अपील करने की विशेष यदि यह
जो हाई कोर्ट है, उच्च न्यायालय है, यदि फौजी न्यायालय को छोड़कर यानी आर्मी की अदालतों को छोड़कर ये कह दे कि आप अनुमति दे दे कि आप वहाँ जा सकते हैं, ठीक है, उस न्यायालय के मतलब उस जो भी न्यायालय है उसके विरुद्ध कहाँ आप जा सकते हैं, अनुमति दे दे, तो कहाँ चले जा सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय में, ठीक है। यहाँ पे एक ही बताना चाहूँगा कि जो 30वां संविधान संशोधन था 1972 में, उसमें 20,000 की जो ये राशि है उसको हटा दी गई है, ठीक है, ये राशि क्या कर दी गई है, हटा दी गई है। तो दोस्तों ये है जो हमने आज अभी बात की, ये है अपीली क्षेत्राधिकार, ठीक है। अपीली क्षेत्र यानी 3 मामले होते हैं, संवैधानिक, दीवानी और फौजदारी, ठीक है। इस 3 कंडीशन के हिसाब से जो है उच्चतम न्यायालय में आप अपील कर सकते हो। अब इसके बाद दूसरा जो पॉइंट है सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां एवं क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, वो है अभिलेख न्यायालय। अभिलेख का मतलब क्या होता है दोस्तों, तो पहले हम जानते हैं अभिलेख। अभिलेख का मतलब होता है महत्वपूर्ण लेख, दस्तावेज या रिकॉर्ड, ठीक है, जो रिकॉर्ड होता है वो अभिलेख ही होता है। तो अभिलेखों के न्यायालय के रूप में सर्वोच्च न्यायालय के पास 2 शक्तियां हैं, अभिलेखों के न्यायालय के रूप में, ठीक है, उसके पास 2 शक्तियां हैं। बेसिकली जो है ये जो मैंने लिखा है कि भारतीय जो संविधान है उसके अनुच्छेद 129 में अभिलेख न्यायालय का वर्णन किया गया है। दोस्तों ये प्रश्न इतनी बार पूछा गया है कि जो संविधान का अनुच्छेद 129 है किससे संबंधित है, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों। 127, 129, 131, 137, 143, ये इतने 124 भी इतने महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं कि हर एग्जाम में जो है ये पूछे ही जाते हैं, ठीक है। तो हम आज बात कर रहे हैं अभिलेख न्यायालय के अभिलेख न्यायालय यानी एक संविधान के अनुच्छेद 129 के तहत। तो अभिलेखों के न्यायालय के रूप में सर्वोच्च न्यायालय के पास 2 शक्तियां होती हैं, ठीक है, तो उनकी हम बात करते हैं। पहली शक्ति जो सर्वोच्च न्यायालय है, ठीक है, अभिलेख समझ में आया, अभिलेख क्या होता है, अभिलेख बेसिकली होता है महत्वपूर्ण लेख, दस्तावेज या रिकॉर्ड, ठीक है, उसे ही अभिलेख कहा जाता है। अब और जो सुप्रीम कोर्ट है वो इन महत्वपूर्ण लेखों, दस्तावेज और रिकॉर्ड के रूप में न्यायालय के रूप में ये काम करती है। अब कैसे काम करती है हम देखते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय के रूप में कार्य करती है, यह कार्य करता है, अर्थात उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय की कार्यवाही एवं उसके सार्वजनिक फैसले सार्वजनिक अभिलेख या साक्ष्य के रूप में रखे जाएंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि जो उसके फैसले होते हैं, न्यायालय की जो कार्यवाही होती है, जो उसके फैसले होते हैं वो सार्वजनिक अभिलेख के रूप में यानी रिकॉर्ड के रूप में और साक्ष्य के रूप में रखे जाते हैं, ठीक है। अब क्यों रखे जाते हैं मैं वो यही बताऊँगा आपको। तो वो सारी, जैसे मान लीजिए कोई जजमेंट दिया तो उसका अभिलेख रखा जाएगा, साक्ष्य रखा जाएगा, ठीक है, तथा उच्चतम न्यायालय के द्वारा सभी निर्णयों को प्रकाशित किया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि दोस्तों जो सर्वोच्च न्यायालय है, अगर कोई भी ऐसा कार्यवाही होती है, फैसले देती है, तो सार्वजनिक रूप में क्या होगा, उसका अभिलेख या साक्ष्य रखा जाएगा, साथ ही साथ उसको क्या होगा, उसके जो निर्णय है उसको प्रकाशित भी किया जाएगा, ठीक है, यानी जनता को पता होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी है ये, ठीक है। तो क्या है, प्रकाशित किया जाएगा, उस पर रखा जाएगा। इसके अलावा जो है इन अभिलेखों पर किसी अन्य अदालत में चल रहे मामलों पर प्रश्न नहीं उठाया जाएगा। यानी जो सर्वोच्च न्यायालय ने या किसी भी या उच्च न्यायालय ने अगर कोई जजमेंट दिया है तो किसी उसकी निचली अदालत में क्या होगा, अगर उससे संबंधित मामला चल रहा है तो क्या है, उस पर प्रश्न नहीं उठाया जाएगा। यानी कि ये नहीं कहा जाएगा कि साहब जो पिछला वो था वो क्या गलत था या उसमें ये त्रुटि थी, त्रुटि बिल्कुल नहीं होगी, बल्कि जो पिछला था उसी का जो साक्ष्य दिया जाएगा यानी उसका हवाला दिया जाएगा, ठीक है। मान लीजिए कोई ऐसा मसला आया जिसका पहले निर्णय हो चुका है, तो जो निचली अदालत है उसका हवाला देंगी, वो जो साक्ष्य था पहले उसका वो हवाला देंगी कि ये फलाने जजमेंट में ये चीज़ें दी गई थी, उसी के तहत हम ये आपको सजा या आपको बरी कर रहे हैं। यानी एक प्रकार का ये हवाला हो गया, ना कि ये नहीं बोलेंगे कि आप वो जो पुराना था वो गलत था और हम नया बना रहे हैं, ये कतई नहीं होगा, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब यह कि वो साक्ष्य के रूप में काम करती है, सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख के रूप में काम करती है, ठीक है। अब ऐसे बहुत सारे जजमेंट हैं जिसका हमेशा जो उच्चतम न्यायालय में या जो निचली अदालतें हैं उसका हवाला देती हैं, बताती हैं कि इस मामले में हमने ये जजमेंट दिया था और इसके तहत ये जो है हम इसको सजा या बरी जो भी होगा उसको हम कर रहे हैं, ठीक है। अक्सर हम न्यूज़पेपर में ये चीज़ें हम पढ़ने को सुनने को ये मिलती है। सेकेंड पॉइंट ये यहाँ ये कह रहा है कि जो सर्वोच्च न्यायालय है को अपनी अवमानना, अब मान लीजिए अगर उसने उसका जो कोई जजमेंट था, अब उसमें अगर किसी ने उस चीज़ को नहीं माना तो कोर्ट क्या समझता है, उच्चतम न्यायालय चाहे हाई कोर्ट हो या निचली अदालतें हो, ये तीनों स्तर के सारे स्तर के हैं। 1991 से ये जो है ये सभी के लिए मतलब बराबर कर दिया गया है, ठीक है। अगर चाहे जिला अदालत हो, जिला अदालत ने अगर कोई निर्णय दिया है और अगर उसके खिलाफ
आप किसी में अपील कर सकते हैं, लेकिन उस जजमेंट को आप सार्वजनिक तौर पे क्या है उसकी बुराई नहीं कर सकते। इसका मतलब अगर बुराई करते हैं या सुप्रीम कोर्ट किसी जजमेंट के या उच्च न्यायालय किसी जजमेंट की बुराई करते हैं, इसका मतलब ये है कि आपने कोर्ट की उसके डिसीजन ही क्या कर दी है, अवमानना कर दी है। ठीक है, इस और अवमानना की है तो इसके लिए क्या है, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय या जो जो जिला अदालतें हैं आपको दंडित करने का उनको अधिकार है। अब इसके तहत 6 वर्ष की सज़ा हो सकती है, के लिए जो सामान्य जेल होती है वो होगी, या 2000 रुपये का जो है आपको अर्थदंड, या दोनों जो है देना पड़ सकता है। ठीक है, चलिए हम आगे बात करते हैं। इसके बाद जो है अवमानना 2 प्रकार की होती है, एक होती है अवमानना सिविल, एक होती है आपराधिक, दोनों प्रकार की होती है। ठीक है, तो सिविल जो अवमानना का मतलब होता है कि सिविल, पहले हम सिविल की बात कर रहे हैं। सिविल अवमानना का मतलब होता है स्वेच्छा से किसी फैसले, आदेश या न्यायादेश का मतलब रीट होता है। रीट मैं अगले वीडियो में रीट के बारे में बताऊंगा कि रीट क्या होता है, कौन जारी कर सकता है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, अभी केवल यहाँ पे ध्यान रखिए कि न्यायादेश यानी रीट होता है कि अवहेलना करना, यानी सार्वजनिक तौर पे स्वेच्छा से किसी जजमेंट में स्वेच्छा से बोल दिया भाई कि ये फैसला गलत है, ये आदेश गलत है, ये इसको मैं नहीं मानता, और आप मत मानो, अब आप अपील करो, लेकिन सार्वजनिक तौर पे उसकी बुराई नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि कोर्ट क्या करता है, कोर्ट उससे कोर्ट की छवि जो है धूमिल होती है, इसीलिए जो है उसको ये दंड देने का अधिकार है। ठीक है, जबकि आपराधिक अवमानना क्या मतलब होता है, इसके तहत किसी ऐसी सामग्री का प्रकाशन या कार्य करना जिसे न्यायालय को कमतर आंकना, यानी उसकी जो है स्टेटस है उसको कम आंकना। ठीक है, बदनाम करना, न्यायिक प्रक्रिया में बाधा पहुंचाना तथा न्याय प्रशासन को किसी भी तरीके से रोकना, ये सारी चीज़ें किसके अंतर्गत आती हैं, ये सभी जो है आपराधिक मामलों के अंतर्गत आती है। यानी इस तरह की अवमानना होती है 2 प्रकार की। ठीक है, सिविल या आपराधिक अवमानना। ठीक है, तो दोनों पे दोस्तों हमने चर्चा की, काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, तो इस तरह से ये टॉपिक ख़त्म होता है। अपीली क्षेत्र अधिकार हमने सुना, हमने जाना, और इसका जो है हमने अभिलेख न्यायालय के बारे में जाना, काफ़ी महत्वपूर्ण था। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अभिलेख न्यायालय बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा, अपीली क्षेत्र अधिकार बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। अब अगला जो है हम बात करेंगे सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो न्यायाधीश है, न्यायाधीश अधिकार यानी जो रिट देने का जो अधिकार है वो क्या होता है। तो इसके तहत जो है हम ये सब जानेंगे क्या होता है। इसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि कौन कौन सी रिट होती हैं जो सर्वोच्च न्यायालय या हाई कोर्ट द्वारा जो है ये उसको जारी किया जाता है, क्या इंपॉर्टेंस है। इन सभी पहलुओं पर जो है हम निरंतर क्रम वाइज जो है बात करेंगे। तो दोस्तों पढ़ते रहिए। नमस्कार।